सो नंबर ऑफ कार्बन, पहले मैंने स्टार्ट किया था मीथेन से। जैसे कि आपको पता है मीथेन में होता है एक कार्बन। अगर मेरे को ऐसा कोई कार्बन चाहिए जिसके अंदर कितने कार्बन हो, ऐसा कोई एल्कीन चाहिए जिसके अंदर कितने कार्बन हो, दो कार्बन हो एक कार्बन वाले कंपाउंड से, तो मैंने आपको बताया था एक सिंपल तरीका कि आप क्या करेंगे, सिंपली हेलोजिनेशन करेंगे पहले। हेलोजिनेशन करने के दौरान भी क्या, जैसे क्लोरीन का जो जो क्वांटिटी होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने जो रिएक्टेंट लेना है उसकी क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि आपके पास मोनो हेलोजिनेशन होएगा या फिर पॉली हेलोजिनेशन होएगा ना। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, मीथेन की क्वांटिटी कम लेके क्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो आपके पास मोनोक्लोरिनेशन हो जाता है। ओके। फिर वो जो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपके पास आया, हेलोजनेटेड प्रोडक्ट आया, है ना, हेलोल्कीन आया, उसके साथ क्या कर देंगे, वुड रिएक्शन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कीन। सेम चीज मैंने नीचे किया था, दो कार्बन वाला आपके पास एल्कीन था, उसकी क्या करी, हेलोजनेशन करी। हेलोजनेशन करने से वहां पे क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। अब उसकी वुड रिएक्शन करेंगे तो अब ऐसे ही दो फ्रेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन। ये सुनो। हाँ बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। सो अगर ये क्लियर है तो ये था असेंडिंग। अभी मैं नेक्स्ट कन्वर्जन बता रहा हूं आपको, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब क्या, सिंपली नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज, है ना, नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है अब, डिक्रीज करना है। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने का तरीका क्या होएगा, ओके। सो उसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले ले रहा हूं, इथेन से मीथेन कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, सॉरी, इथेन से मीथेन कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में है पहले। हाउ कैन बी प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम इथेन। और अगर इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे होएगा, इट इज सी एच थ्री इथेन, जिसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन में, CH4 में कन्वर्ट करना है। तो है आपके दिमाग में कोई आइडिया जिससे आप ये सब कर पाए, यस और नो? कोई चीज आपके दिमाग में हो कि ऐसा करेंगे तो ये हो पाएगा? हाँ बच्चे, है कि नहीं? कुछ तो बोल दो, पॉसिबल है या नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, पॉसिबल तो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कैसे पॉसिबल है वो देखना है आपने। सो जो हमने अभी तक रिएक्शन पढ़े उन्हीं की हेल्प से हम करने वाले हैं, चेक करना। सबसे पहले आपके पास रहेगा क्या, ये इथेन। आप क्या करेंगे, इसकी हेलोजिनेशन कर दो। जब इसकी हेलोजिनेशन आप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3 CH2 Cl। अब जब ये आपके पास क्या बन गया, हेलोल्केन बन गया, आप इसकी क्या कर दो, हाइड्रोक्सिलेशन कर दो, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्लोरीन को रिप्लेस करना है तो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, KOH एक्वस। जब आपने KOH एक्वस के साथ इसको ट्रीट किया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जगह पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो आपके पास आ गया CH3 CH2, सॉरी, OH, है ना, ये तो ठीक है। फर्दर इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। जब इसकी आप ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी CH3COOH। फर्दर इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना। सोडा लाइम मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आप अगर इसको क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3, सॉरी, CH4। CH3H करके लिख लो या CH4 डायरेक्टली, है ना। तो इस तरीके से दो कार्बन वाले कंपाउंड से आपने क्या किया, सिंगल एक कार्बन वाला कंपाउंड बना लिया। यस, क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चे, इंटर कन्वर्जन समझ आया किस तरीके से है या नहीं? अब बोल ही नहीं कुछ भी। हेलो? ये सर आ गया। आ गया? एक बार देख लो इसको, अगर कहीं पे दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से
एक कंपाउंड को हम दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। ड्रग सिंथेसिस जो रहती है ना, ड्रग डिजाइनिंग जो रहती है उसके अंदर इसी तरीके से है। ये बेसिक कोर्स है आपका ड्रग डिजाइनिंग का। किस तरीके से आप किसी ड्रग को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं ना। मेडिसिन वगैरह जो बनती है ना, सॉल्ट पहली बार जो बनता है तो इसी तरीके से बनते हैं। कितने कार्बन होने चाहिए, मान लो 2 कार्बन वाले कंपाउंड से आपने स्टार्ट किया, कितने कार्बन होने चाहिए, है ना, उस तरीके से। फिर साइक्लाइजेशन, जैसे कि हमने कल किया था, अरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन, वो सारी की सारी चीजें काम की हैं, है ना। वो रिएजेंट आपको याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट जो है साइक्लाइजेशन में काम करेगा, कौन सा रिएजेंट है जो आइसोमराइजेशन में काम करेगा। ये सारी चीजें हैं। आगे चलें। यस सर। ओके। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा टॉपिक एल्कीन। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एल्कीन। तो जैसे कि आपको पता ही है एल्कीन मतलब क्या, जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्कीन का, CnH2n। H2N। ओके। सेचुरेटेड होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं, दीज आर अनसेचुरेटेड अनसच। कंपाउंड। ओके, अनसेचुरेटेड होते हैं तो इसमें क्या पाई बॉन्ड रहेगा, एक पाई बॉन्ड है ना। मैं सिंपल सबसे पहला अगर कंपाउंड इसमें बताऊं दैट इज दिस, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, क्लियर है। यस अब सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आएगा, बता सकते हो कुछ, कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। हाँ बच्चे, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस एल्कीन। हाँ जी, नो सर आइडिया। ये भी हो सकता है हाइड्रोजनेशन से। हाँ, हाइड्रोजनेशन से हो सकता है, किसकी, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर दो वहां से हो जाएगा। और कोई रिएक्शन आपको याद हो, चलो उसको भी करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और हेलोल्कीन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और हेलोल्कीन, है ना। हेलोल्कीन और अल्काइल हैलाइड दोनों सेम ही चीज है ना। तो उससे किस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे है। ओके। सो ये मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ, चेक करना आपने क्या है। दिस इज CH3, CH2। CH2 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। कैसे लिख दूंगा एक हाइड्रोजन इधर लिख दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लिख दे रहा हूँ, और इधर लिख दिया Cl, है ना। तो एक क्लोरो इथेन हो गया। CH3, CH2 Cl, ऐसे करके इसको भी अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एक्चुअली मैं एलिमिनेशन रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, है ना। क्या लिखने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन। तो CH2H करके लिख रहा हूँ, है ना यहाँ पे। सो अब क्या, जब इसको कंपाउंड को आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH। लेकिन कैसा, एक्वस या अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। याद करो जब मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन कराए थे तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया था, है ना। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या बनेगा यहाँ पे हीटिंग करने के बाद, द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। सो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। KCl प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कंपाउंड टू कंपाउंड, कौन सा हेलोल्कीन से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ बच्चे, क्लियर है। इसको यस बोलेंगे सर। बीटा एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ओके। रीजन बीइंग, एक कार्बन से यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो रहा है ये वाला, और एक कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। कैसे, OH नेगेटिव रिमूव करेगा पहले हाइड्रोजन को, मैकेनिज्म आपको करवाई थी मैंने ना। एक
H पॉजिटिव रिमूव हो गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास, क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, दोनों के ऊपर क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से था। सेम चीज आप दूसरा कोई कंपाउंड लेके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3CH2I, है ना। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, टेम्परेचर कंडीशन पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज 353 to 363 केल्विन। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस पोटाशियम आयोडाइड एंड वाटर। ओके। सो इस तरीके से आपके पास अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन से आप क्या बना पा रहे हैं, एल्कीन बना पा रहे हैं। ये तो था आपके पास सिमिट्रिकल एल्कीन आपके पास बन के आ रहा है यहाँ पे ना, सिंपली। और स्टार्टिंग मटेरियल से आपके पास सिंपल यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है कि है कोई पॉसिबिलिटी। मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड ले रहा हूँ, मान लो ये वाला CH3, जिसमें 3 कार्बन हो जाए, CH2 CH2 Br। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसका रिएक्शन क्या, ब्रोमोप्रोपेन, इसका रिएक्शन करवाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ। किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। टेम्परेचर कंडीशन 353 to 363 केल्विन, 353 to 363 केल्विन। क्या लगता है क्या प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाई प्रोडक्ट वैसे ही KBr एंड वाटर, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। क्लियर है। सो ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है हेलोजन एसिड का, किसके किस में से, हेलोल्केन में से एल्कीन बनाने के लिए, इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन। क्या प्रोसेस बोलेंगे इसको, एक साइड से हाइड्रोजन जा रहा है, एक साइड से हेलोजन जा रहा है, तो इसलिए डीहाइड्रो हेलोजनेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया किस तरीके से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन, और क्यों इसको बोला डीहाइड्रो हेलोजनेशन। एक और चीज बीटा एलिमिनेशन इसको बोला जाता है, रीजन बीइंग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, और अल्फा कार्बन से कौन रिमूव हो रहा है, हेलोजन। बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है हेलोजन, तो इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी हम बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ईज ऑफ डीहाइड्रो हेलोजनेशन, किसकी बात करें, इजीनेस, ईज ऑफ डीहाइड्रो हेलोजनेशन, है ना। डीहाइड्रो हेलोजनेशन इजीली किस केस में मतलब हो जाएगा, तो आपको पता है कि कार्बन का कि किसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होएगा। मैं पहले आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होएगा, या कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होएगा, या कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होएगा। हाँ बच्चे, कार्बन सर का क्लोरीन। क्लोरीन के साथ बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होएगा, तो उसको टूटने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सबसे इजीली जहां से बॉन्ड टूटेगा वही रिएक्शन फास्ट होएगा ना, तो इसलिए आयोडाइड जल्दी, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड। क्लियर हो गया। एलिमिनेशन सबसे फास्ट किसके केस में होएगा, आयोडाइड के केस में, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड। क्लियर है, सबसे कम स्पीड होएगी क्लोराइड की। फर्दर अगर हम बात करें, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हेलोजन, कि अगर हेलोजन डिफरेंट लगी हुई है तो। मान लो अगर एल्केन अल्काइल ग्रुप जो है उसी में डिफरेंस हो तो कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, इस तरीके से अगर हम बात करें ना, तो अल्काइल ग्रुप के केस में सिंपल क्या, अगर टर्सरी रहेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी की सबसे कम। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या मतलब है इसका। टर्सरी जो आपका अल्काइल ग्रुप होएगा अगर, तो उसकी रिएक्टिविटी, है ना, उस एल्केन के केस में, सॉरी हेलो एल्केन के केस में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, एलिमिनेशन एकदम से होएगा, सेकेंडरी में थोड़ा कम, और प्राइमरी में
सबसे कम, तो इसीलिए टर्सरी अल्काइल आयोडाइड जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होएगा। ओके, ये अब आपको पता चल गया होगा दोनों चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने दे दिया, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस के ऊपर भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे दिया। अब बात करने जा रहा हूँ सेट रूल, यहाँ से है। इसके बारे में शायद डिस्कशन हो गया हो हमारा, अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ से आप समझेंगे व्हाट इज सेट रूल। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो कि दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है ना, दो जगह से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, तो उस केस में किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा उसके बारे में क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास कंपाउंड है, दिस इज CH3। मैं इसको तोड़ के लिख दे रहा हूँ CHH, और इधर CHBr CH3। ये मेरे पास कंपाउंड था, इसको भी मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको लिख रहा हूँ CH2H। CH2H। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोलूँ, इसको कार्बन नंबर 2 बोलूँ, इसको कार्बन नंबर 3 और इसको कार्बन नंबर 4 बोलूँ, इसको अगर आप रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। कौन कौन सी, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाए हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, या फिर ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाए हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए। यस और नो? ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके, दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, ब्रोमीन दूसरे कार्बन से रिमूव हो जाए या पहले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, ब्रोमीन तो दूसरे ही कार्बन से रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो जाए, तीसरे कार्बन से रिमूव हो जाए, थर्ड नंबर जिसका है। अगर मान लो ब्रोमीन कहाँ से, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन कार्बन से रिमूव हो, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, इट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आएगा, है ना। कहाँ से एलिमिनेशन हुआ, कार्बन नंबर 1 से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोजन रिमूव हुए और कार्बन नंबर 2 से ब्रोमीन रिमूव हुए तो क्या प्रोडक्ट आएगा, इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर हुआ, यस और नो? अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं क्या ये सेम है, यस और नो? हाँ बच्चे, ये जो दोनों प्रोडक्ट यस मैंने सर। ड्रॉ करे दोनों सेम है क्या, ये और ये दोनों सेम है? सर वो इनका ही है। डबल बॉन्ड है दोनों में लेकिन कंपाउंड सेम है क्या? यस सर। सेम कहाँ नो है, सर। देखो, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, यहाँ पे क्या, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, पूरा अगर नंबरिंग कर दें इस तरीके से तो ये क्या है, दिस इज ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये कौन है, ब्यूट 2 इन। टू। तो फिर दोनों डिफरेंस हुए कि नहीं, डिफरेंट हुए कि नहीं, ये कंपाउंड अलग है ये कंपाउंड अलग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, इनमें से ज्यादा कौन बनेगा और कम कौन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ब्यूट 2 इन है वो 80% बनता है, और ये जो ब्यूट 1 इन है ये कितना बनेगा फिर, 20%। अगर मैं जो वेस्टेज होती है उसको छोड़ दूं तो 20% आपके पास ब्यूट 1 इन बनेगा, और 80% कौन बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा। उसका रीजन क्या है, सिंपली ये ज्यादा स्टेबल है, ये जो एल्कीन है ब्यूट 2 इन ये ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। कोई मेरे को बताएगा कि भाई ये लेस स्टेबल क्यों है और दूसरे वाला मोर स्टेबल क्यों है। हाँ बच्चे, ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल वेर एज ब्यूट 1 इन इज लेस स्टेबल, क्यों, कैसे पता चला कि ये एक ज्यादा स्टेबल है एक कम स्टेबल है, बताओगे? तो मैंने आपको बताया था क्या, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, क्या था फंडा, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन
इज मोर स्टेबल। जितना ज्यादा अल्काइलेशन हो रखी होगी, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे किसी एल्कीन के अंदर, वो उतना ही स्टेबल होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ही है देखो। अब इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं, वन इन और टू इन को। दिस इज CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, दिस इज ब्यूट वन इन। ये सुनो, और दूसरा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये C, इसमें क्या, दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। एक इधर लिख दो और एक इधर लिख दो, यही है ना। CH3, एक CH3 इधर, और दूसरी साइड क्या लगा रहेगा, हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे सिस फॉर्म नहीं ड्रॉ करी, वो आपको पता है, रीजन बिंग सिस फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है इन कंपेरिजन टू ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज ब्यूट टू इन। अब आप देख लो क्या, इन दोनों में ज्यादा अल्काइलेटेड कौन है, इसमें केवल एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। बाकी सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ। यहाँ पे इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है और वो कम स्टेबल है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर दूं, व्हाई दिस ब्यूट टू इन इज मोर स्टेबल, हाउ चे, व्हाई ब्यूट टू इन इज मोर स्टेबल। क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। हाँ वो हो गया, वो तो मैंने आंसर कर दिया ना। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा अल्काइल इस ग्रुप होने की वजह से क्यों स्टेबल हो गया। तो आपको अगर याद हो, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, है ना। अदरवाइज यहाँ पे नहीं देते हैं, सिंपली यहाँ तक ही होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने जब हाइपर कंजुगेशन करवाया था तो आपको बताया था हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके केस में, सेकंड वाले के केस में कितने होंगे, बता सकते हो। सेकंड वाला जो अल्कीन है इसके केस में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे। हम्म, लग नहीं रहा मेरे को आपको समझ आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है। तो क्या अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो डिसाइड करेगा। तो एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोल रहा हूं मैं, है ना। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, 6, तो इसीलिए 6 स्ट्रक्चर आएंगे यहाँ पे। समझ आ गया, यस और नो। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए क्या आएंगे, 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। और इस केस में कितने आएंगे, ओनली 2। ये है अल्फा कार्बन जिसके साथ केवल 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ओनली 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। समझ आया, यस और नो। ये सो सो दिस वाज अबाउट दिस सैडजेफ रूल। तो ये था आपका पहला मेथड जिसमें हमने हेलोल्कीन से क्या एलिमिनेशन करके देखा कि एल्कीन बन रहा है। ओके, सेकंड मेथड, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड। पता है क्या होता है ये विसिनल डाइहालाइड, यस और नो। व्हाट इज विसिनल डाइहालाइड। हम्म, विसिनल डाइहालाइड। हाँ बच्चे, विसिनल का मतलब कहाँ से, विसिनल वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये डिराइव हो रहा है विसिनिटी से। कहाँ से डिराइव हो रहा है, विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। ओके, मतलब क्या, सिंपली विसिनल डाइहाइलाइड का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 हैलोजन लगे हैं कहाँ पे, नेबरहुड में। नेबरहुड मतलब क्या, नजदीक नजदीक में, है ना, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो ये CH2Br, फर्दर CH2Br, ये आपके पास क्या है, विसिनल डाइहालाइड है ना। इथाइलिन डाइब्रोमाइड इसको बोलेंगे हम, या फिर 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये जो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, इसका रिएक्शन अगर आप किसके साथ कर दें, जिंक के साथ कर दें। ओके, क्या कर दें, जिंक के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कर दें, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेट मिथानॉल, CH3OH, और हीट कर दें साथ में,
क्या लगता है क्या होएगा? जिंक की वैलेंसी होती है 2, इस ब्रोमीन को भी ले जाएगा, इस ब्रोमीन को भी ले जाएगा, और क्या, इन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बन गया? जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। सो दिस इज द रिएक्शन। हाँ जी, क्लियर हो रहा है किस तरीके से है? ये बन गया इथीन, और साथ में जिंक ब्रोमाइड एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर ये क्लियर हो गया, आगे मूव करें। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ इसी तरीके का, ये देख लेंगे। ये मेरे पास है CH3 CHBr CH2Br। तो इसको रिएक्ट कराओगे अगर जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथानोल सॉल्वेंट CH3OH, और हीटिंग कर दोगे तो क्या बनेगा? द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड बाई प्रोडक्ट विल बी जिंक ब्रोमाइड। यस और नो? इजी है ना? सिंपल, एलिमिनेट कर दो दोनों ब्रोमीन को तो आपके पास एल्कीन बन जा रहा है, काम खत्म हो गया। हाँ बच्चे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो इसको बोलेंगे डी हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? डी हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन को क्या किया? रिमूव किया। अगर आपके पास जेम डाई हैलाइड है, मान लो, इफ इवन इफ यू हैव जेम डाई हैलाइड, है ना, इन केस ऑफ जेम डाई हैलाइड, जेम मतलब पता क्या होता है? ये सुनो, जेम डाई हैलाइड मतलब क्या? जेम मीन्स जेमिनल। हाँ, जेमिनल का मतलब होता है फ्रॉम सेम मदर, फ्रॉम सेम मदर। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होएगा? यहाँ पे मतलब होएगा सेम कार्बन के साथ अगर दो ग्रुप लगे हैं तो उसको बोल देंगे जेमिनल। याद रह जाएगा या भूल जाएंगे बाद में? तो दिस इज CH3 CH Br ऐसे करके क्या लगे हुए हैं? दो ब्रोमीन अगर एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, और आप इसको भी जिंक के साथ अगर ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल, ओके, और हीटिंग कर दें, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? यहाँ पे भी वही आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड जिंक ब्रोमाइड। ओके, समझ आ रहा है? सो इवन with 1,1 dihaloalkene or gem dihalide also, they undergo the dehalogenation when heated with zinc dust in methanol. ओके, अगर ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट के ऊपर मूव करने जा रहा हूँ अब मैं ना। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हाँ बच्चे? नो सर। नो। सो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ थर्ड मेथड, दैट इज फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एल्कानोल जिनको बोलते हैं ना, फ्रॉम अल्कोहल। सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल से किस तरीके से आप बना सकते हैं क्या? एल्कीन। सो इसमें डीहाइड्रेशन रिएक्शन हमारे पास रहेगा, है ना। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जब आप कर रहे होंगे ना, तो वहां पे ये दोबारा से आएगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि एक रिएक्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वो दोबारा से कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा वो मैंने बता दिया आपको। अल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे, वहां पे ये रिएक्शन दोबारा से आएगा। सो मैं इथानोल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इथानोल को लिखने का तरीका आप देख पा रहे होंगे, CH3 CH2OH। हाँ, CH2OH। अगर इस इथानोल को, है ना, अगर आप 10th क्लास की वो देखेंगे, अपनी केमिस्ट्री पोर्शन देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये रिएक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जिस टॉपिक आता है, कार्बन एंड इस कंपाउंड करके, हाँ मेरे ख्याल में ऐसे ही है कोई टॉपिक, कार्बन एंड इस कंपाउंड करके टॉपिक है 10th क्लास के अंदर। वहाँ पे भी सेम टॉपिक चलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रिसाइज रहता है, थोड़ा सा दिया हुआ है ना, रिएक्शन दिया होगा बस। लेकिन यहाँ पे आप मैकेनिज्म भी इवन डिस्कस कर सकते हैं। तो किसके साथ ट्रीट करेंगे इसको? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे अगर, या फिर दूसरा कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। या फिर किसके साथ ट्रीट कर दो? एल्यूमिना के साथ, Al2O3, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और हल्का सा हीट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या बनेगा यहाँ से? एल्कीन बन जाएगा, है ना। तो एल्कीन कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या?
वाटर को रिमूव कर दिया, तो इसलिए साथ में आप एड अप करके वाटर लिख सकते हैं। हाँ बच्चे, क्लियर है? ये सुनो, सिंपली डिहाइड्रेशन, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको पता हो ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिखा, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हाट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ आ रहा है व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो क्या करेगा, वाटर रिमूव कर देगा अगर कहीं पे भी मिलेगा, है ना। तो नॉर्मली जो एसिड अटैक होते हैं ना, उनके अंदर यही यूज किया जाता है। ठीक है, एसिड अटैक जितने भी होते हैं उसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट को यूज किया जाता है। स्किन के ऊपर जब वो पड़ता है तो वो क्या करता है, स्किन से जितना भी उसमें मॉइस्चर रहेगा उसको रिमूव कर लेगा, वाटर रहेगा उसको रिमूव कर लेगा। अब जब वाटर रिमूव कर दिया तो क्या रह जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। जैसे हल्का फुल्का हिलजुल होएगी वो सारी की सारी निकल निकल जाएगी स्किन, और पीछे क्या हड्डियां दिखना चालू हो जाएंगी, है ना। इस तरीके से मतलब पूरी की पूरी जो स्किन है वो निकल के आ जाती है। तो ये है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल, क्या, डिहाइड्रेशन करना। किसी पत्ते के ऊपर, ग्रीन लीव के ऊपर अगर आप इसको करते हैं तो वहां से भी क्या कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड? तो ये क्या कर रहा है, यस सर। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ओ एच रिमूव कर रहा है विद इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और एक जगह से क्या, ओ एच रिमूव कर दिया विद इलेक्ट्रॉन, क्या वाटर बन गया। अब एक कार्बन का भी बॉन्ड टूटा, दूसरे का भी टूटा, तो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आ रहा है। ओके, सो ये था सिंपली किस तरीके से आपके पास इथीन आ रहा है। ओके, अब मैं अगर इसकी मैकेनिज्म आप समझना चाहते हैं उसको भी समझा देता हूँ, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म रहती है। मैकेनिज्म में क्या, मैं इथानॉल का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2OH। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने पड़ेंगे अगर आपने इसको रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझना है। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हमेशा रहते हैं ना, अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट है तो। जब ये एसिड के साथ क्या इसको हीटअप कर रहे होंगे तो एसिड से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, और ये जो अल्कोहल है इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं भी H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो आपका आंसर होएगा सर वहां पे जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये एरो ड्रॉ करने का तरीका मैंने बता रखा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपने ड्रॉ करना होता है ना। दिस विल बी CH3 CH2OH। अब दो पेयर में से एक पेयर यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब रह गए इसके पास अकेले दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर मैं पूछूं चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हाँ बच्चे, व्हाट विल द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? पॉजिटिव। यस, इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया जा रहा है ना। अपनी बैलेंसी से एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो अब क्या होएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा उसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दे रहा हूँ, CH3 को, इसको, ताकि एकदम से यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे क्या, तीन हाइड्रोजन लगे हुए थे इस कार्बन के ऊपर, उनमें से क्या होएगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। दो इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, और इसके दोनों लोन पेयर भी कंप्लीट हो गए। क्लियर है, यस और नो? तो फर्स्ट स्टेप में होएगी प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर, और वहां से आपके पास एल्कीन आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज समझ रहे होंगे क्या, जैसे कि H पॉजिटिव यूज हुआ था वैसे ही वो निकल भी गया, तो ये कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटालिस्ट का रोल यही होता है, कैटालिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के दौरान, है ना। तो इसीलिए इसको नाम दे देते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या नाम देंगे रिएक्शन को, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। सेम रिएक्शन आप प्रोपेन टू ओल के केस में भी लिख सकते हैं, इसके केस में।